हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ शेड्यूल। अब ये शेड्यूल क्या होता है आप ये पढ़ चुके हैं, और ये शेड्यूल दो तरीके के होते हैं। एक शेड्यूल होता है एक्ट के लिए और एक शेड्यूल होता है रूल्स के लिए। ठीक, तो हम लोग जो ये पढ़ने वाले हैं ये शेड्यूल है जो रूल्स के लिए शेड्यूल है। ठीक, आप ये शेड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि शेड्यूल के अंदर क्या क्या कहा गया है। सारे शेड्यूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सिर्फ वही शेड्यूल हम लोग पढ़ेंगे जो सिलेबस में दे रखा है। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है आपके सिलेबस में वो क्या है, शेड्यूल सी एंड C1। तो अब ये जो शेड्यूल सी है, इस शेड्यूल के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो इसके अंदर खास तौर से बात की गई है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है। अब वो क्या है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, आप एग्जाम्पल नीचे देख सकते हैं। अब ये जो शेड्यूल सी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई उनको मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए, उस लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है। अलग अलग टाइप के फॉर्म उनके नंबर दे रखे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो क्या है, फॉर्म नंबर 28। कौन सा फॉर्म? 28। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो अगर कोई शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 को मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, तो कौन सा एप्लीकेशन भरे, कौन सा फॉर्म भरेगा वो एप्लीकेशन के लिए? 28, फॉर्म 28। ठीक, एंड ए लाइसेंस ऑन फॉर्म 21 इज रिक्वायर्ड फॉर रिटेल सेल। और अगर आप रिटेल सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 21 को फिल करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। और अगर आप होल सेल का काम करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको फॉर्म 21B क्या करना पड़ेगा, फिल करके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो क्या है, जैसे कि सीरा हो गया। सीरा आप जानते हैं हमारा एक तरह का लिक्विड होता है, हमारे ब्लड का ही एक पार्ट होता है, समझ लीजिए। अब ये टॉक्सिन क्या है, तो ये समझ लीजिए जहर होता है एक तरीके का। जैसे कि मान लीजिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर क्या है, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो उन टॉक्सिन को लेके फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उससे दवाएं बनाई जाती है, वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है। तो ये टॉक्सिन भी एक तरीके का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ऐसे ही एंटीजन क्या है, एंटीजन जो आके हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ बाहर से जो आती है, एक तरीके का समझ लीजिए एंटीजन होता है। हर वो चीज़ एंटीजन नहीं होता, बल्कि ये एंटीजन वो चीज़ें होती हैं जिसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी काम करना शुरू कर देती है, वो एंटीजन होता है। ठीक, और ऐसे ही एंटी टॉक्सिन भी जान गए आप, यानी टॉक्सिन को जो टॉक्सिन के अगेंस्ट काम करे वो एंटी टॉक्सिन होता है। इंसुलिन आप जानते ही हैं। ऐसे ही क्या है, सीरम प्रोटीन, यानी जो हमारा सीरा है, जो सीरम है उसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लोब्यूलिन हो गया, तो वो भी क्या है शेड्यूल सी के अंदर आता है। ऐसे ही वैक्सीन वगैरह जो है वो शेड्यूल सी के अंदर आते हैं। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो शेड्यूल सी के अंदर आते हैं। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स जो दवाएं हैं वो भी क्या है, शेड्यूल सी के अंदर आती हैं। ठीक, अब ये याद रखिए जो शेड्यूल सी है इसके अंदर जो दवाएं हैं ना वो सब पेरेंटली यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, पेरेंटली यूज़ होने वाली, यानी IV के थ्रू या यूज़ होंगी, या क्या कहते हैं इंट्रामस्कुलर होंगी, सबक्यूटेनस होंगी, लेकिन पेरेंटल रूट से वो क्या होंगी, यूज़ होंगी। और शेड्यूल C1 के अंदर जो दवाएं आती हैं वो भी इन्हीं जैसी हैं, उसमें कोई अलग नहीं है। ये भी क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही एक तरीके के, लेकिन ये क्या है, ये पेरेंटली यूज़ नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, एर्गोट, या क्या है एर्गोट कंटेनिंग कोई सब एर्गोट कंटेनिंग प्रिपरेशन, कोई दवा ऐसी जिसके अंदर एर्गोट को मिलाया गया थोड़ा बहुत। ऐसे ही क्या है एड्रीनलिन, तो या तो फिर एड्रीनलिन कंटेनिंग प्रिपरेशन है कोई। एड्रीनलिन भी एक तरीके का हार्मोन होता है और उसी की तरह से फिर दवा भी बनती है। ऐसे फिश लिवर ऑयल एक तरीके का क्या है, विटामिन है, या फिश लिवर ऑयल कंटेनिंग प्रिपरेशन, या कोई दवा या कोई चीज़ बनाई गई इसके अंदर फिश लिवर ऑयल है, तो किसके अंदर आएंगे, C1 के अंदर आएंगे। ऐसे विटामिन और विटामिन कंटेनिंग प्रिपरेशन कोई हैं तो वो किसके अंदर आएंगी, C1 के अंदर। प्रिपरेशन का मतलब होता है कोई भी दवा बना रहा है, कोई भी चीज़ तैयार करना, वो क्या है, प्रिपरेशन है। ऐसे ही हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स एंड हार्मोन कंटेनिंग प्रिपरेशन। ठीक, ऐसे ही क्या है, वैक्सीन कोई है, और वो वैक्सीन जो इंट्रावेनसली या पेरेंटली क्या है हमारे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर नहीं होते हैं, बल्कि उसको ओरली हम लोग जो यूज़ किया जाए, तो वो किसके अंदर आएंगे, C1 के अंदर आती हैं। अब एक शेड्यूल है वो क्या है, शेड्यूल G। तो शेड्यूल G के अंदर क्या चीज़ें आती हैं,
तो शेड्यूल जी के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो एक तरीके से क्या होती हैं, थोड़ा टॉक्सिक होती हैं, पॉइजनस टाइप की होती हैं, ठीक। उसको बिना अगर मेडिकल सुपरविजन के ले लिया जाए, किसी डॉक्टर के निगरानी के बिना अगर उसको लिया जाए तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं बहुत तगड़ा हमको। दीज आर ड्रग्स विच आर टॉक्सिक इन नेचर, तो वो क्या होती है, टॉक्सिक नेचर की होती हैं। एंड ए कॉशन इज लेबल्ड ऑन ड्रग्स एज, और जो दवा होती है उसके ऊपर क्या है, एक सावधानी के बारे में लिखा जाता है या लिख दिया जाता है कॉशन, ठीक है, लिख दिया जाएगा कॉशन। फिर उसके बाद उसके अंदर कॉशन के बाद क्या है, ऐसे ही लाल सा एक बना दिया जाता है, उस पर ऊपर लिख दिया जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा दवाओं में, तो उसमें क्या लिखा जाता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। क्या मतलब इसका, कि ये जो दवाएं हैं ना, इनका लेना क्या है, आदमी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा के किसी मेडिकल सुपरविजन में लिया जाए, यानी अगर मेडिकल किसी डॉक्टर के, किसी फिजिशियन के अंडर में लिया जा रहा है, किसी फार्मासिस्ट के अंडर में लिया जा रहा है, उनकी निगरानी में, उनके कहने के हिसाब से अगर ली जा रही हैं दवाएं, तो फिर क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यानी वो जानेंगे कि ये दवा कितनी लेनी है, कब तक लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है, कब नहीं लेनी है, तो सारी चीज़ें वो बताएंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो जैसे कि अमीनोप्टेरिन, ऐसे ही बिलोमाइसिन, ऐसे ब्यूसुल्फेन, क्लोरथायाजाइड और गिलीबेंक्लामाइड। शेड्यूल एच, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 2-3 ही हैं मतलब जिसके बारे में ज़्यादा पूछता है। एक हो गया शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच हो गया, शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स, समझ में आ रहा है, शेड्यूल एक्स, ये कुछ हैं जिनके बारे में ज़्यादा पूछता है। तो शेड्यूल एच क्या है, तो दिस इज़ ए लिस्ट ऑफ 551 ड्रग्स। इसमें क्या है, शेड्यूल एच के अंदर 551 दवाओं की एक लिस्ट है, ठीक। और ये क्या है, जिनको कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। क्या कहा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी ये दवाएं जो हैं ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को नहीं दी जाएंगी। दीज ड्रग्स आर लेबल्ड विद RX एंड वार्निंग to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner only। और फिर जो दवा ये होती है शेड्यूल एच, उसके ऊपर क्या है, लेबल किया रहता है, लिखा रहता है। मान लीजिए दवा है तो उसके ऊपर लिखा रहेगा क्या, RX, ठीक है, RX बना रहेगा। और फिर ये भी लिखा रहता है कि शेड्यूल एक्स की क्या है, दवा है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा कि ये जो दवा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाएगी, और प्रिस्क्रिप्शन भी किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना चाहिए। इफ हटा दीजिए, इफ एनी ड्रग कम्स अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, और अगर इनमें से, यानी शेड्यूल एच के अंदर, ये नहीं, शेड्यूल एच के अंदर अगर कोई दवा ऐसी है जो नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक में से है, तो कह रहे हैं कि उसको जब लेबल करेंगे तो उस पर लिखेंगे NRX, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे, NRX लिखेंगे। और फिर जो वार्निंग है तब वो लिखेंगे, तब ये वो उसके ऊपर लिखा रहेगा टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, क्या है, RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर का, ठीक। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कि साइक्लोविर, डाइक्लोफेनाक, बेक्लोफेन, टेराजोसिन और क्या, वेरापामिल और रेपिग्लानाइड। अब शेड्यूल H1 भी है इसमें, ठीक है, शेड्यूल H और शेड्यूल H1 के अंदर जो दवाएं आती हैं, तो शेड्यूल H ये कोई मतलब उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। सिर्फ इसके अंदर वो दवाएं आती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और बहुत जल्दी आदमी को उसका एडिक्शन हो जाता है, और फिर उसको क्या करता है, मन करता है वो दवाएं खाने को, अगर नहीं खाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी को आदत हो जाती है ना, ऐसे ही ये जो दवाएँ होती हैं ये क्या होती हैं, हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, यानी बहुत जल्दी आदमी को इसका नशा लग जाता है। तो इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर एंटीबायोटिक होती हैं खास तौर से, ठीक है। अंदर जो दवाएं हैं ना शेड्यूल एच के अंदर, उनका साइड इफेक्ट बहुत सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर होता है, ठीक। दीज आर ऑल्सो लेबल्ड लाइक शेड्यूल एच। शेड्यूल H1 के लिए जो लेबलिंग होती है वो भी शेड्यूल एच की तरह से ही होती है, जैसे कि आपने पढ़ा। और ये जो शेड्यूल H1 के अंदर जो दवाएं हैं ये भी प्रिस्क्रिप्शन पे ही क्या है, डिस्पेंस की जाती हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को नहीं बेची जाती हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि टीबी वाली दवा है आइसोनियाजिड, लिवोफ्लोक्सासिन, जोल्पिडेम, जेमिफ्लोक्सासिन। अब एक शेड्यूल आपको पढ़ना है, वो क्या है, शेड्यूल के। अब ये जो शेड्यूल के है इसके अंदर वो दवाएं आती हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं। एग्जेम्प्टेड का मतलब इनको उनसे निकाल दिया गया। किससे निकाला गया इनको, तो जैसे कि बहुत सारी दवाएं आपने पढ़ा होगा, शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, ऐसे ही शेड्यूल
एक्स, तो उनके लिए जो दवा बनाने के लिए लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत होती है, बहुत सारा जो प्रोविज़न है उसके लिए बहुत सारे जो रूल रेगुलेशंस हैं उससे ये क्या बाहर है। इसके यानी ये जो दवा है इनको कोई मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, कोई सेल करना चाह रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रूल और रेगुलेशन नहीं है उन जो दवाएँ शेड्यूल के अंदर आती हैं। तो शेड्यूल के क्या है, दीज आर द ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो दवाएं आती हैं उसको क्या किया गया, एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, यानी उनको बाहर निकाल दिया गया, उसको छूट मिली हुई है। वो छूट प्राप्त दवाएं हैं फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। मैन्युफैक्चर दवा बनाने के लिए जो बहुत सारे प्रोविज़न है उसमें से जो बहुत सारे खास प्रोविज़न है उनसे इसको क्या है, छूट मिली हुई है, ठीक है, वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब वो कौन से हैं, तो ड्रग्स आर नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़, वो दवाएं जो मेडिसिनल यूज़ के लिए नहीं है, यानी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, तो वो भी क्या है, शेड्यूल के अंदर आती हैं, यानी दूसरे किसी पर्पज़ के लिए, एनालिसिस के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए जो दवाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे ही जो एंटी मलेरियल ड्रग हैं जो मलेरिया को ठीक करने के लिए हैं वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड हैं। और क्या है, दिस सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर एज ए फूड एंड मेडिसिन, और वो चीज़ें जो दवा के तौर पर भी यूज़ होती हैं और क्या है, खाने के तौर पे भी यूज़ होती हैं, यानी वो क्या है, एक तरीके से खाना भी हैं और एक तरीके से वो क्या है, दवा भी हैं, तो वो भी क्या है, शेड्यूल के अंदर आती हैं। और कौन से इसके अंदर, तो मैकेनिकल एंड केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, और जो मैकेनिकल और केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो भी क्या है, इसके अंदर आते हैं, इनको भी छूट मिली हुई है इसको बनाने के लिए, सेल करने के लिए। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव आप जानते हैं जो मतलब गर्भ को रोकने के लिए जो दवाएं जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो उनको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक। और क्या है, हाउस होल्ड मेडिसिन, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, बहुत सारी किताबों में आपको सीधे डायरेक्टली यही मिलेगा कि शेड्यूल के अंदर हाउस होल्ड मेडिसिन आती हैं, वो दवाएं जो घरों के अंदर आमतौर से यूज़ होती रहती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ठीक। जैसे कि क्या हो गया, एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। ऐसे ही एनाल्जेसिक बाम, आपने देखा होगा बहुत सारे बाम आते हैं, एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने के लिए जो बाम वगैरह आते हैं, जैसे आपने देखा होगा नूरामेंट, ऐसे ही आता है एक झंडू बाम, तो ये सब क्या है, ये घरों के अंदर यूज़ होते रहते हैं आमतौर से। ऐसे विक्स की गोलियां आती हैं या विक्स लगाने के लिए आता है, तो जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं ये क्या आते हैं, हाउस होल्ड के अंदर आती हैं, तो उनके लिए कोई मतलब बहुत ज़्यादा रूल और रेगुलेशन नहीं है उनको बनाने के लिए, सेल करने के लिए, ख़रीदने के लिए। ऐसे ही एंटासिड जो दवाएं एसिडिटी को ठीक करने के लिए आती हैं, ऐसे ही कफ एंड कोल्ड को ठीक करने के लिए, यानी सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए जो दवाएं हैं, ऐसे ही स्किन पे लगाने वाले ऑइंटमेंट आते हैं या कॉस्मेटिक के कुछ आइटम्स हो गए। ऐसे ही लोजेंसेस आते हैं, जो इसका एक एग्जांपल क्या है, जैसे लोजेंसेस का स्ट्रेप्सिल, मैं भी स्ट्रेप्सिल यूज़ करता हूँ, मेरी आवाज़ में कंटिन्यू बोलता हूँ तो आवाज़ मेरी क्या है, ख़राब हो जाती है, तो स्ट्रेप्सिल लेना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें ऐसी वो किसके अंदर आती हैं, शेड्यूल के अंदर। ऐसे ही जो नॉर्मल टाइप के कॉस्मेटिक आइटम्स हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। अब एक शेड्यूल है शेड्यूल पी, जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो शेड्यूल पी के अंदर आपने पढ़ा था कि पी से क्या आपको याद रखना था, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। क्या याद रखना था, पी से लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो इसके अंदर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के बारे में मतलब बात की गई है कि जो दवाएं बनाई जा रही हैं तो उस पर उसका लाइफ पीरियड भी लिखा हुआ होना चाहिए कि दवा कितने दिनों तक मतलब सही रहेगी और फिर कब ये एक्सपायर होगी, ठीक। और इसके अंदर क्या लिखा जाता है, स्टोरेज कंडीशन रहता है और सीरियल नंबर ऑफ ड्रग, यानी जो दवा है उसका सीरियल नंबर क्या है। तो उसका एक दवा का ये एक एग्जांपल देख सकते हैं आप कि इस तरीके से क्या है, लेबल किया जाएगा ड्रग के ऊपर। तो सीरियल नंबर, दवा का जो सीरियल नंबर वो लिखा रहेगा, और जैसे दवा है वो तो नाम उसका रहेगा ही, एम्पिसिलिन हो गया। ऐसा ही क्या है, उसका लाइफ पीरियड क्या है, यानी कितने दिनों तक वो सही रहेगी, खाने के काबिल रहेगी वो दवा। तो इसका क्या है, 36 मंथ क्या है इसका एक्सपायरी डेट, यानी 36 महीने तक ये ठीक रहेगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। ऐसे इसका स्टोरेज कहाँ पे इसको रखेंगे, तो इन ए कूल प्लेस, कहाँ पे रखेंगे, कूल प्लेस के अंदर इसको रखेंगे। और शेड्यूल P1 के अंदर क्या बताया जाता है, तो शेड्यूल P1 के अंदर होता है पैक साइज ऑफ ड्रग। पैक साइज ऑफ ड्रग का मतलब ये नहीं कि उसका मतलब साइज़ कितना है, बल्कि ये कि मान लीजिए कोई एक दवाओं के पत्ते आते हैं कि एक पत्ता है तो उसके अंदर कितनी दवाएं होंगी, समझ में आ रहा है, या डब्बे के अंदर है तो कितनी गोलियां उसके अंदर रहेंगी, तो ये मतलब इसका पैक साइज का। तो दिस शेड्यूल डील्स विद द पैक साइज ऑफ ड्रग्स एंड डोजेस फॉर्म। तो इसके अंदर ये बताया गया कि कोई भी दवा अगर आप मतलब बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप जब लेबल करेंगे तो ये बताएंगे कि किस डोजेस फॉर्म में है ये, ठीक। और दूसरा वो पैक साइज उसका कितना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल है तो ये किस फॉर्म में आता है, तो टेबलेट के फॉर्म में आता है। अगर कोई दवा है जो कैप्सूल के फॉर्म में आती है तो यहाँ आप इस पर लिखेंगे कैप्सूल है ये, ठीक।
और ऐसे ही पैक साइज़ कितना है, कितनी मतलब उसमें गोलियां हैं, 15 हैं कि 20 हैं कि 30 हैं 25 हैं कितनी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पैक साइज़ हो जाएगा। एक क्या है शेड्यूल एम, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि अब इसमें टाइम अपने पास बहुत कम है, अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें जो नोट रहेगा बहुत शॉर्ट करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो शेड्यूल एम है आप जानते हैं ये किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, ठीक। तो दिस शेड्यूल डील्स विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट। तो इस शेड्यूल के अंदर क्या किस चीज़ के बारे में बात किया गया, किससे ये डील करती है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, यानी कोई भी दवा वगैरह बना रहा है तो वो दवा को कैसे अच्छे से अच्छा बनाए उसके लिए इसके अंदर क्या है, प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं। और फिर दवा बनाने के लिए, अच्छी दवा बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, तो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक। तो दिस शेड्यूल इज़ डिवाइडेड इनटू M1, M2, M3, ये 4 पार्ट में क्या है समझ लीजिए बटा हुआ है शेड्यूल एम। सबसे पहला क्या है शेड्यूल एम, तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमिसेस फैक्ट्री प्लांट ऑफ फॉर एलोपैथिक। तो कह रहे हैं कि कोई शेड्यूल एम दवा मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है तो उसके लिए प्रीमिसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, प्लांट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एलोपैथिक दवा बनाने के लिए, ठीक है। यानी कोई अगर एलोपैथिक दवा बनाना चाह रहा है तो उसका प्लांट जो है, फैक्ट्री है, जो प्रीमिसेस है जहाँ पे दवा बनाई जा रही है, तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो किसके अंदर बताया गया है, शेड्यूल एम के अंदर, ठीक। और शेड्यूल M1 के अंदर क्या बताया गया है, तो ये कह रहे हैं कोई होम्योपैथिक की दवा बना रहा है तो उसके लिए उसका प्रीमिसेस और फैक्ट्री और उसका प्लांट कैसा होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो शेड्यूल M1 के अंदर बताया गया है। शेड्यूल M2 के अंदर क्या बताया गया, तो कोई कॉस्मेटिक की दवा कोई कॉस्मेटिक का आइटम बनाना चाह रहा है तो उसके लिए कैसी फैक्ट्री होना चाहिए, प्लांट कैसा होना चाहिए, उसका प्रीमिसेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो शेड्यूल M2 के अंदर बताया गया है। M3 में तो कोई मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बनाना चाह रहा है, जैसे कि मान लीजिए बीपी नापने वाली मशीन आती है और भी बहुत सारी आती हैं, तो उसके लिए कैसा प्लांट होना चाहिए, फैक्ट्री और प्रीमिसेस कैसा होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट वहाँ पे चाहिए, तो शेड्यूल M3 के अंदर बताया गया है। अब ये सारे जो शेड्यूल है ना इनको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक जगह पे हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सबको एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। और अगर किसी के बारे में पूछे ना, किसी के भी बारे में पूछे आपसे, तो आप ये सब इनमें से 4-5 जो मेन है वो लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, लोकेशन। लोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है। आप जहाँ पे फैक्ट्री बना रहे हैं अपना, जहाँ पे आप अपना प्रीमिसेस बना रहे हैं, अपना जहाँ प्लांट लगा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं हो कि वो पब्लिक के अंदर हो तो उनको उससे दिक्कत होगी, पानी निकालने में दिक्कत होगी, बदबू होगी, लोगों को बीमार पड़ेंगे, तो वो क्या पब्लिक में नहीं होना चाहिए। द फैक्ट्री शुड नॉट बी लोकेटेड इन पब्लिक एंड डर्टी प्लेस, और वो गंदे जगह पे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो जगह जहाँ पे वो बनाया जा रहा है वो गंदी जगह बहुत है, वहाँ पे खुद बहुत सारे मतलब पोल्यूशन है तो उसके दवाओं पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो साफ़ सुथरी जगह वो होना चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, वहाँ पे ज़रूरत क्या होती है, तो बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग है, द बिल्डिंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर शुड बी क्लीन, शुड बी यहाँ लगा लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी दवा बनाने के लिए यूज़ हो रही है वो क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए। हाइजीन का मतलब, एक तो क्लीन का मतलब है समझिए कि ऊपर से दिखने में साफ़ सुथरा लग रहा है लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, क्या है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उन सबसे भी पाक होना चाहिए। वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं होना चाहिए जो बीमारी क्रिएट करे, बीमारी कॉज करे, ठीक। एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्लीपिंग एंड अदर पर्पज़, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे दवा बनाई जा रही है वो किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। ये नहीं पता चल रहा है कि वहीं पे सोने लग जा रहे हैं, वहीं पे खाना वगैरह खाया जा रहा है, सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये सारे काम वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक। एंड वॉल्स शुड बी 6 फीट हाई, और जो उसके दीवारें हैं वो कम से कम 6 फीट हाई होनी चाहिए। यानी मान लीजिए चारों तरफ से उसको घेर रखा है तो कम से कम 6 फीट क्या है वो उसकी हाइट होनी चाहिए, और स्मूथ होना चाहिए। कितना क्या होना चाहिए, स्मूथ यानी एकदम प्लेन होना चाहिए, ताकि अगर उसको साफ़ किया जाए, धुला जाए तो आसानी से वो साफ़ हो जाए। और क्या उसमें ध्यान रखना है, तो वाटर सप्लाई, यानी मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, दवा वगैरह बन रही है तो वहाँ से पानी भी निकलेगा, गंदा पानी भी निकलेगा, तो अब उसका वाटर को सप्लाई करने के लिए वहाँ से निकालने का भी पूरा मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए, पूरी सहूलत होनी चाहिए, उसका इंतज़ाम होना चाहिए। तो देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू ड्रेन यूज्ड वाटर, तो जो वाटर यूज्ड हो गया है तो उसको निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए प्रॉपर वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसे ही वेस्ट डिस्पोजल,
यानी जो चीज़ें वहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, मान लीजिए दवा बनती है तो उसमें बहुत सारा वेस्ट भी निकलेगा, तो उस वेस्ट को क्या है, या बहुत सारी दवाएं क्या हो रही हैं, एक्सपायर हो जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर हो जा रही हैं, रॉ मटेरियल एक्सपायर हो गया, तो उसको डिस्पोज भी करना है, उसको उसके ठिकाने लगाना है, तो उसका भी क्या है, प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए। और क्या, स्टाफ का भी ध्यान रखना है, तो द स्टाफ शुड बी फ्री फ्रॉम ट्रांसमिसिबल डिसीज़, और जितने भी स्टाफ हैं वो ट्रांसमिसिबल डिसीज़ से वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, यानी उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो एक से दूसरे में फैलने वाली हो। एंड देयर क्लोथ्स शुड बी क्लीन, और उनके जो कपड़े वगैरह हैं वो भी क्या साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, वरना पता चल रहा है वो दवा बना रहे हैं और दवा खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं। अलग अलग की चीज़ें, दवाएं बनती है, अलग अलग की चीज़ें बनती है, जैसे कि मान लीजिए ऑइंटमेंट बनाना है, इमल्शन बनाना है, लोशन बनाना है, तो उसके लिए किस टाइप की इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो सब वहाँ पे होना चाहिए। नहीं कि सामान है नहीं और दवा बनाने लग जा रहे हैं, इधर का उधर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये सब बनाना है तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी, मिक्सिंग टैंक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जिसमें रख के उनको मिक्स किया जाएगा, ऐसे मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, इमल्सीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, और भी हो सकती है दवा इस टाइप की चीज़ें, तो वो सब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए सिरप बनाना चाह रहे हैं, एलेक्सर बनाना चाह रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो भी आपको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हालाँकि इमल्सन वाली जो चीज़ें वो इसमें भी यूज़ हो जाएंगी, जैसे कि मिक्सर हो गया, ऐसे ही फ़िल्टर मशीन आपके पास होना चाहिए, फ़िल्टर करने का सिस्टम होना चाहिए आपके पास, ठीक। और अगर आप क्या है पिल्स बना रहे हैं, कॉम्प्रेस टेबलेट वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो मशीनों की ज़रूरत है, जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो आपके पास पूरा होना चाहिए। जैसे कि पाउडर मिक्सर, यानी पाउडर को मिक्स करना है अच्छे से, तो वो मशीन होनी चाहिए आपके पास। ऐसे ही ग्रेनुलेटर होना चाहिए, यानी गोलियां बनाने के लिए आपके पास क्या है, मशीन होनी चाहिए। ऐसे ही टेबलेट बनाने वाली मशीन होना चाहिए। ऐसे ही क्या है, टेबलेट काउंटर होना चाहिए, यानी टेबलेट को गिनने वाली मशीन होनी चाहिए। इस टाइप की और भी हो सकता है, ज़रूरत के हिसाब से आपको जितनी ज़रूरत है उतना रखना पड़ेगा। ऐसे ही इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाउडर, आप पाउडर वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए पाउडर चीज़ों को क्या है बारीक करने के लिए, पीसने के लिए आपके पास बॉल मिल, हैमर मिल होना चाहिए। ऐसे ही उसमें साइज सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करना, बड़े टुकड़ों को अलग करने के लिए, तो साइज सेपरेटर भी आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कोई सर्जिकल ड्रेसिंग की चीज़ें बना रहे हैं, पट्टी वगैरह बांधने वाली चीज़ें बना रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कटिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत है, काटने वाली चीज़ है, ऐसे फोल्ड करने वाली मशीन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ऐसे जो ये सर्जिकल ड्रेसिंग की चीज़ें होती हैं उनको स्टेराइल करने की भी ज़रूरत होती है, यानी उसको हीट दिया जाता है ताकि उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो मर जाएं, तो उसके लिए स्टेराइल किया जाता है। तो उसकी भी आपके पास, तो स्टेराइल करने के लिए भी आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे कि स्टेरिलाइज़र। अब एक शेड्यूल क्या है, शेड्यूल एन, तो इस शेड्यूल के बारे में क्या बताया गया है, तो जो आप कोई आदमी फार्मेसी बनाना चाह रहा है, कोई आदमी फार्मेसी चलाना चाह रहा है, फार्मेसी की दुकान खोलना चाह रहा है, मेडिकल स्टोर बनाना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वो क्या करता है, डील करता है उसके साथ में शेड्यूल एन। ठीक है, दिस शेड्यूल डील्स विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रॉपर रनिंग द फार्मेसी, यानी फार्मेसी को अच्छे से चलाने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके अंदर बताया गया है। तो ए फार्मेसी शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और कोई भी फार्मेसी है तो उसके अंदर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। उसके बिना कोई मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खोलना ये वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है, गैर कानूनी है। तो फार्मेसी के लिए क्या क्या ज़रूरत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो क्या है, इंट्रेंस, तो देयर शुड बी रिटन, वहाँ पे जो इंट्रेंस मतलब जो सामने से चीज़ दिख रही है, मान लीजिए आपका फार्मेसी है ये, तो ये आपका जो सामने से जो फ्रंट दिख रहा है आपका, मान लीजिए ये दुकान है तो ये फ्रंट आपका दिख रहा है, तो वहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए कि ये फार्मेसी है, ताकि लोगों को पता चले कि ये फार्मेसी है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, फार्मेसी है, तो कॉमन सी बात है। ठीक, या आप बोर्ड लगवा दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए फार्मेसी। तो यही है कि देयर शुड बी रिटन फार्मेसी और मेडिकल स्टोर इन द फ्रंट ऑफ ए फार्मेसी, यानी जहाँ पे फार्मेसी है तो उसके सामने या आसपास में कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए कि ये क्या है, एक फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है। और क्या इसका प्रेमिसेस का मतलब ये है कि जहाँ पे आप मतलब दवाएँ वगैरह रख रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, तो द प्रीमिसेस शुड बी बिल्ड प्रॉपरली, तो जो आपका प्रीमिसेस है यानी जो आपकी बिल्डिंग है जहाँ पे आपने दवाएं रखी हैं वो क्या अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, नहीं कि पता चल रहा है कि
वो घास फूस का बना हुआ है, उसके अंदर आपने दवाएं रखी और बारिश हुई, सारी दवाएं खराब हो गई, तो वो अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। एंड शुड ड्राई, और वो जगह सूखी होना चाहिए। एंड वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए वो, यानी उसमें हवा आती जाती रहती हो, हवा पास होती रहती हो, ठीक। एंड द फार्मेसी शुड नॉट बी लेस देन 6 मीटर स्क्वायर, और जो फार्मेसी का एरिया है वो 6 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब फार्मेसी में और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो आप शेल्फ वगैरह बनाएंगे दवाएं रखने के लिए, तो आप अपने हिसाब से उसको बनाएंगे, ठीक है। अब फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ एपरेटस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दी फर्नीचर एंड एपरेटस ऑफ ए फार्मेसी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड, तो जितनी ज़रूरत है उतना तो कम से कम मतलब आपके पास फर्नीचर होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1000 दवाएं हैं, तो 1000 दवाएं रखने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। ऐसे ही क्या होना चाहिए, फार्मेसी शुड हैव ए कपबोर्ड, और वहाँ पे एक अलमारी होनी चाहिए विद लॉक एंड की फॉर स्टोरिंग पॉइजनस एंड नार्कोटिक सब्सटेंस, तो एक अलमारी भी होना चाहिए जिसमें ताला वगैरह का इंतज़ाम हो, ताकि आप उसमें जो पॉइजनस दवाएं हैं या नार्कोटिक सब्सटेंस हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, तो उसमें आप उसको क्या करें, रख के ताला लगा सकें। ऐसे ही आपके फार्मेसी में कुछ किताबें भी होनी चाहिए, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ऐसे ही द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, फॉर्मूलरी के अंदर ये लिखा रहता है बाकायदा कि किस बीमारी में आप कौन सी दवा यूज़ करेंगे, कितना डोज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फॉर्मूलरी के अंदर। तो जो आपका फॉर्मूलरी है, यानी इंडिया का जो फॉर्मूलरी है, उसको आप अपनी दुकान में रखेंगे, अपनी फार्मेसी में रखेंगे। ऐसे ही आप जो ये पढ़ रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945, तो ये भी आपको क्या है, बुक की शक्ल में आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही द फार्मेसी एक्ट 1948 भी आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही क्या है, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा और भी आप अपने हिसाब से जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एक शेड्यूल है, शेड्यूल एक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो शेड्यूल एक्स आप कई बार सुन चुके हैं, कई बार पढ़ भी चुके हैं अलग अलग जगहों पे। तो दिस शेड्यूल डील्स विद द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल एक्स, इसके अंदर क्या है, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में बात की गई, यानी जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज हैं उनके बारे में बात की गई है। ये वो दवाएं होती हैं नार्कोटिक, खास तौर से जो हमारे मतलब नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, ये पेन किलर के तौर पे यूज़ होती हैं। एंड दीज आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, और ये दवाएँ होती हैं जो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, यानी बहुत जल्दी आदमी को क्या है, इसका अमल पकड़ लेता है, आदमी को एडिक्शन हो जाता है और फिर उसके खाए बिना उसको चैन नहीं पड़ता है, ठीक। इफ़ समवन टेक्स विदाउट द सुपरविजन ऑफ ए RMP, अगर कोई शख्स इसको बिना किसी क्या कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविज़न के लेता है, यानी उनके बिना निगरानी के लेता है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, ये डेंजरस हो सकता है, उसको एडिक्शन हो सकता है। कैन लीड टू एडिक्शन इफ़ यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर अपने आप से वैसे ही ले रहा है, बिना किसी डॉक्टर से, फिजिशियन से पूछे हुए खुद ही से आदमी लेने लग जा रहा है, तो अगर वो लंबे समय तक ले रहा है, चूँकि उसको मालूम नहीं है कि दवा कितने दिनों तक लेनी नहीं लेनी है, तो लेता रहेगा तो फिर उसको एडिक्शन हो जाएगा, फिर क्या है, आदमी को बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं और उसको खाए बिना उसको चैन नहीं पड़ेगी। एंड दीज ड्रग्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, और ये जो दवाएं हैं ना, इसको ताला बंद करके रखना है, नहीं कि कोई आया और आसानी से उसको ले ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो दवाएं होती हैं ना, कितनी ये बेची गई, याद रखिएगा, ये दवाएं आपने कितनी खरीदी हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने कितनी बेची है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, किसको आपने बेची है ये दवाएं, उस सब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, इन्वेंट्री होना चाहिए, लिखा हुआ रहना चाहिए। कितनी प्रिस्क्रिप्शन पे आपने किसको दिया है, कम से कम 2 साल तक उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। These drugs are labeled with NRX, और ये जो दवाएं हैं ना, इनको जब लेबल किया जाता है तो NRX उसके ऊपर लिखना है, और वार्निंग भी उस पर लिखनी है, क्या, टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि ये दवाएं जो हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाएंगी, और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो इसका एग्जाम्पल है फेनोबार्बिटल, सेकोबार्बिटल, और क्या, मेप्रोबा, यहाँ बा लगा दीजिए, मेप्रोबामेट और डायजेपाम, अल्प्राजोलाम, ठीक। अब इसको डिस्पेंसिंग से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो दीज ड्रग्स आर डिस्पेंस ओनली ऑन वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, यानी अगर कोई वैलिड प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तभी ये दवा किसी को दी जाएगी, ठीक। एंड दे शुड बी डिस्पेंस अकॉर्डिंग टू डोज
साइज प्रिस्क्राइब्ड, और जितना डोज साइज प्रिस्क्राइब किया गया है उतना ही ये दवा दी जाएगी। यानी उसमें अगर लिखा है कि 5 टेबलेट देना है तो 5 ही देना है, ठीक। और फिर अगर दोबारा कोई उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके आ रहा है और उस पर डॉक्टर ने लिखा नहीं कि दोबारा इस पर दवा देनी है तो नहीं देंगे, ठीक है। वही मतलब है कि शुड नॉट बी रीफिल्ड विदाउट परमिशन ऑफ फिजिशियन, के जो फिजिशियन है उसके परमिशन के बिना दोबारा उस प्रिस्क्रिप्शन में किसी को ये जो शेड्यूल एक्स वाली दवाएं हैं वो नहीं दी जाएंगी। या तो वो नया प्रिस्क्रिप्शन लेके आए या तो फिर उस पर लिखवा के लाए डॉक्टर से कि मतलब ये दवा दोबारा से देनी है तब दी जाएंगी। तो ये जो आपका टॉपिक था स्टडी ऑफ शेड्यूल, ये इसी पे कंप्लीट होता है। मैंने इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है इसलिए कि सिलेबस अभी बहुत लंबा है, बहुत कुछ पढ़ना हम लोगों को। मैं ये चाहता हूँ थोड़ा शॉर्ट करके सिलेबस को कवर किया जाए। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। एक रिक्वेस्ट है, मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। और मैं अपने सपोर्ट के लिए आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि हमारे जो फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट किया, अपना सारा ये सिस्टम मुझे यूज़ करने के लिए दिया, उनका चैनल है एंड स्टडी करके। क्या है? एंड स्टडी के नाम से है, जिसपे वो सरकारी जॉब वगैरह की तैयारी कराते हैं, ठीक। आप इसको सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर @एंड स्टडी, ठीक है। और उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको जाके क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।